नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि परीक्षा होने में ज़्यादा समय नहीं है, तो अच्छी तैयारी के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। और यह आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में केवल सामान्य ज्ञान के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है, वहाँ पर वीडियो को आप पॉज करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीके जीएस के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है हमारा, जॉर्वे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ए है महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात, डी बिहार। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी जो जॉर्वे संस्कृति है, ये कैसी संस्कृति थी, किस काल की, तो यहाँ पर अगर काल पूछता है तो ये ताम्रपाषाणकालीन थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो एम एन देशपांडे इसके खोजकर्ता थे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कि राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे बंगाल, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी बिहार। तो यहाँ आपका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। यानी प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो है वो बिहार का है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका, यहाँ देखेंगे रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक या शासिका भी इसको कह सकते हैं, भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। आपको बताना है कि जो रजिया सुल्तान थी वो किस मुस्लिम शासक की बेटी थी। ए ऑप्शन है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है मुइजुद्दीन बहराम, डी ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये जो इल्तुतमिश था ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, इनका गुलाम था कौन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की ही बेटी थी कौन, रजिया बेगम। यहाँ पर जो इल्तुतमिश था इसके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, इसलिए रजिया बेगम शासिका बनी थी और यह पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है महमूद तुगलक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। और तांबे के सिक्के यानी कि सांकेतिक मुद्रा के रूप में। तो आपका प्रश्न ऐसे भी बनता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था, तो वो भी आपका आंसर यही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, बी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन। यानी जो स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था उसी में पहली बार जो है तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। और उस समय जो तिरंगा झंडा प्रयोग में लाया गया था वो वैसा नहीं था जैसा मतलब आज का है, तो इसे एक आधिकारिक झंडा उस समय पर नहीं था, तो यहाँ पर लेकिन उसे अभिकल्पित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। तो ए ऑप्शन है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बी ऑप्शन है बंगाल का विभाजन हुआ था, सी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई थी, और डी ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे जो रॉलेट एक्ट है आपका ये भी 1919 में ही आया था, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी ये भी 1919 में की गई थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। तो बचता कौन है, बंगाल विभाजन जो आपका 1905 में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका 1919 में नहीं घटित हुआ था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना
के किस जनरल पर था? आपको बताना है कि ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोष था वो किस पर था? ए ऑप्शन है जनरल किचनर, बी ऑप्शन है जनरल डायर, सी ऑप्शन है जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस और डी ऑप्शन है जनरल रॉबर्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल डायर। ठीक है, इसने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल डायर। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसी चीज़ का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी का बदला लेने के लिए 1940 में सरदार उधम सिंह ने डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, जनरल ओ डायर की हत्या करी थी उन्होंने। और ध्यान रखेंगे ये जो जनरल डायर थे ये दूसरे थे और जनरल ओ डायर उस टाइम के जनरल थे। अगला प्रश्न है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में रिक्त स्थान के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन है गदर पार्टी, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1924 ईस्वी में करी गई थी, 1924 ईस्वी में। और 1925 में ही काकोरी कांड की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी और इसको अंजाम भी दिया गया था, जिसको आप काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो काकोरी कांड हुआ था इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाक उल्ला खां, इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जिसमें से जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो फरार हो गए थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन गोविंद रनाडे, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी और इन्होंने यह स्थापना मतलब कहाँ करी थी? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, भेदभाव से लड़ने के लिए, जैसा कि मतलब जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे तो वहाँ पर इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इसी के विरुद्ध में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। और गांधी जी से जितने भी संबंधित जितने भी सत्याग्रह हैं और इनका जीवन परिचय आदि सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में बना करके मतलब अपलोड किया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें क्रम से दी रखी हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसको ज़रूर विजिट करेंगे। यहाँ पर आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक ठीक है, 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? ए ऑप्शन है बम्बई, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है अहमदाबाद, डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो इन सब में नहीं किया था, कहाँ किया था? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर कहाँ पर हुआ, कब हुआ था? 1918 में, ध्यान रखेंगे। और 1917 में आपका चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था और यहाँ पर मिल मजदूरों से संबंधित सत्याग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा की सर्वाधिक निकट है? यहाँ ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है रामेश्वरम, सी ऑप्शन है पंबन और डी ऑप्शन है आपका पिग्मेलियन पॉइंट। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो आपका विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, अब ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रेट निकोबार में, ठीक है, कहाँ? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है और यह कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ए ऑप्शन है अमररेली, बी ऑप्शन है दाहोद, सी ऑप्शन है भरूच, डी ऑप्शन है गौरमाता। तो
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गौर माता। गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ए ऑप्शन है वलित पर्वत, बी ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, सी ऑप्शन है प्राचीन पर्वत, डी ऑप्शन है अपशिष्ट पर्वत। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया था, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को परिभाषित करता है? तो आपको बताना है कि जो ओकोलॉजी शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है आपका यूजीन ओडुम, बी ऑप्शन है ऑर्थर टैंसली, सी ऑप्शन है अर्नेस्ट हेकल, डी ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्नेस्ट हेकल ने ओकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था, जो जीवों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को अध्ययन को परिभाषित करता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है फॉस्जीन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है परफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो आपका परफ्लोरोकार्बन है यह क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों के तहत जो 6 प्रदूषक थे उनमें से एक है, ठीक है। तो जान लेते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसके अंतर्गत जो 6 प्रदूषक थे वो कौन कौन से थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था और नाइट्रस ऑक्साइड था आपका, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था और परफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा एक और था सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ये आपके 6 ऐसे प्रदूषक थे जो क्योटो प्रोटोकॉल के नियम के तहत थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है आपका 15 जनवरी, बी ऑप्शन है 2 फरवरी, सी ऑप्शन है 8 मार्च, डी ऑप्शन है 19 दिसंबर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2 फरवरी को, ठीक है। विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा था या यह किसके द्वारा गढ़ा गया था? ए ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन है श्याम प्रसाद बहुगुणा, डी ऑप्शन है बचनी देवी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। यह प्रश्न ज़्यादातर ऐसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन इनमें से हैं जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको गलत वाला बताना है। ए ऑप्शन है हरिके झील केरल में है, बी ऑप्शन है दीपोर बील असम में है, यहाँ पर दीपोर झील होगा, और सांभर झील राजस्थान में है, रोपड़ झील पंजाब में है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हरिके झील सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरिके झील जो है वो कहाँ पर है? पंजाब में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हरिके झील कहाँ है? पंजाब में है। इसी तरह दीपोर झील है ये असम में है, अच्छा ये दीपोर बील झील है, ठीक है, दीपोर बील सही है, दीपोर बील झील ये असम में है, और सांभर झील कहाँ पर है? आपकी राजस्थान में है, और रोपड़ झील पंजाब में है, ठीक है। इसी तरह से और भी जो अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे जो आपकी रोपड़ झील है वो पंजाब में है, अष्टमुड़ी केरल में है, ठीक है। इसी तरह से वेबनाड पूछी जाती है तो ये केरल में है, ये भी अष्टमुड़ी और वेबनाड दोनों केरल में है, और कांजली झील जो है वो पंजाब में है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर,
आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको गलत वाला बताना है। ए ऑप्शन है हरके झील केरल, बी ऑप्शन है दीपोर बिल झील असम, सी ऑप्शन है सांभर झील राजस्थान, डी ऑप्शन है रोपड़ झील पंजाब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरके झील केरल, क्योंकि जो हरके झील है वो संबंधित है आपकी पंजाब से। पंजाब में हरके झील पाई जाती है और यहाँ पर क्या दे रखा है, केरल, इसलिए यह युग्म सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं ही बताना था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किससे खतरा है? तो ए ऑप्शन है डोलोमाइट खनन, बी ऑप्शन है तांबा कॉपर खनन, सी ऑप्शन है मैग्नेटाइट खनन और डी ऑप्शन है हेमेटाइट खनन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डोलोमाइट खनन। यानी जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल का, तो उसे जो है डोलोमाइट खनन के कारण क्या माना जा रहा है, खतरा माना जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यह जो टाइगर रिजर्व है इसे 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में इसे डोलोमाइट खनन के कारण खतरा बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो यहाँ पर कर्नाटक में और भी पक्षी अभयारण्य हैं, जैसे और भी अभयारण्य स्थित हैं कर्नाटक में, जैसे बांकापुरा है, श्रीरंगपट्टनम है या दांदेली है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित कर दी थी, ब्रिटिश क्राउन में? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1933, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, 1835। यहाँ पर ध्यान देंगे, ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1858, क्योंकि आपकी जो 1857 में क्रांति हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप जो इंग्लैंड की महारानी थी वहाँ पर उन्होंने इसको कहा था कि जो भी इंडिया में रूल हो रहा है वो आप कंपनी के द्वारा ना होकर के ब्रिटिश क्राउन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि भेज करके यहाँ पर होगा, और यहीं से भारत में वायसराय शुरू हो जाते हैं, मतलब गवर्नर जनरल का स्थान जो है बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अंगीकृत। ठीक है, अंगीकृत है यानी कि कब आंशिक रूप से लागू किया था, या यह भी पूछ सकता है कि आंशिक रूप से इस अंगीकृत के स्थान पर, तो आप तब भी ध्यान देंगे। यहाँ पर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950, सी है 26 नवंबर 1947, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1947। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान था ये आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, आंशिक रूप से इसे, और कुछ जो संविधान के अनुच्छेद थे उनको भी लागू कर दिया गया था, और पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? आपका 26 जनवरी 1950 में। पूर्ण रूप से यदि पूछता है तो ये आंसर होगा, और अगर आंशिक रूप से तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न में पूछा नहीं किया गया। ए ऑप्शन है सिंधी, बी ऑप्शन भोजपुरी, सी ऑप्शन नेपाली, डी ऑप्शन संथाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपकी जो भोजपुरी भाषा है इसको भारत का संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, और जो संविधान प्रारंभ का जो संविधान था उसमें जो 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल 14 भाषाएं ही थी, और वर्तमान में यह भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यानी कानून के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन अनुच्छेद 25, डी ऑप्शन अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा?
ए ऑप्शन है अनुच्छेद 135, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 131, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 129, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 126। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। यहाँ पर ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 9। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तब नहीं होगा जब उसने स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो या प्राप्त कर लिया हो। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 30 और डी ऑप्शन 35। तो यहाँ पर राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र जो है वो आपका 30 वर्ष हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। न्यूनतम वर्ष क्या हो जाएगा आपका 30 वर्ष, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 30 वर्ष क्यों आवश्यक है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी ये मतलब सदस्य बनने की शर्तें होती हैं कि उसकी उम्र 30 साल की होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है। अन्यथा अगर प्रश्न में यह पूछता है कि संविधान में मतलब प्रधानमंत्री के लिए कौन सी मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए तो उसका उल्लेख है या नहीं, तो वहाँ पर संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा या आपका जो लोकसभा है उसका सदस्य होना आवश्यक होता है, तो इसलिए वहाँ की आहार्यता जो भी न्यूनतम शर्तें होती हैं वह लागू होना आवश्यक होती हैं, इसलिए वहाँ की शर्तें उस पर लागू होती हैं किसी भी प्रधानमंत्री पर, ठीक है। बाकी इनके पद के लिए नहीं बताया गया है संविधान में, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा सदस्य होने के नाते इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष की, ठीक है। यहीं पर देखेंगे आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर ए ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है एम अनंत सैनम अय्यर, कितने मुश्किल नाम है, डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर पीवी चेरियन। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 3 वर्ष। यहाँ पर पूछा है राज्य परिषद के सदस्यों का, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 6 वर्ष हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में विधान परिषद, इसको राज्य परिषद यानी विधान परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विधान परिषद है उसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 169 में है। और यह एक स्थायी सदन होता है, ठीक है, स्थायी सदन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष कार्यकाल होता है इनका। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। ए ऑप्शन है 10 यानी अनुच्छेद 10, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 13, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 13 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है 13 में कि ऐसे किसी कानून को बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो या इनसे वंचित रखता हो, ठीक है, वो क्या होंगे, सभी शून्य माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी आवृत्ति का यहाँ पर एसआई यूनिट पूछ रहा है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है हर्ट्ज, सी ऑप्शन है वोल्ट और डी ऑप्शन है जूल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हर्ट्ज। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का
उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या है। इसके ऑप्शन है वाट मीटर, और बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है एमीमीटर, डी ऑप्शन है पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एमीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है, अब चाहे वो दिष्ट हो या प्रत्यावर्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है ओम मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो डी ऑप्शन है, यानी ओम मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान आपको ए ऑप्शन दे रखा है उसकी क्षितिज ऊर्जा स्थिर रहती है, बी ऑप्शन उसका संवेग स्थिर रहता है, सी ऑप्शन उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, और डी ऑप्शन उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी उसके वेग का क्षैतिज घटक जो होगा वो स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। समुद्र स्तर पर पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 150 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है। ए ऑप्शन टिन, बी ऑप्शन बिस्मथ, सी ऑप्शन फास्फोरस, डी ऑप्शन सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिलिकॉन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये उपधातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। ए ऑप्शन है गामा, बी ऑप्शन है बीटा, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन है अल्फा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अल्फा कीड़ों को। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अल्फा कणों को रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। अगला प्रश्न है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन अपचयन, सी ऑप्शन विद्युत अपघटन, और डी ऑप्शन प्रभाजी आसवन। तो 88 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अपचयन। ठीक है, यानी लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहीं पर जो ऑक्सीकरण है ये किसको कहेंगे, तो लोहे में जंग लगने की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्या होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय होता है, बी ऑप्शन कार्बनिक होता है, सी ऑप्शन क्षारीय होता है, डी ऑप्शन सामान्य होता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है काला फास्फोरस, बी ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, सी ऑप्शन है बैंगनी फास्फोरस, और डी ऑप्शन है लाल फास्फोरस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी श्वेत फास्फोरस। यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस का जो श्वेत फास्फोरस है यह रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और वन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है माइकोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन एंटोमोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन इथोलॉजी कहलाता है, और डी ऑप्शन अर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का मनुष्यों और पर्यावरण और वन्य जीवों के साथ में जो संबंध होता है उसका अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर अगला ये जो माइकोलॉजी होता है ये कवक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और ये जो इथोलॉजी है आपका ये पशु व्यवहार संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको वह कथन बताना है जो बिल्कुल सही हो। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता है। बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होता है। सी ऑप्शन है बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? ए ऑप्शन है उपकला, बी ऑप्शन पेशीय, सी ऑप्शन तंत्रिका, डी ऑप्शन संयोजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है के जोखिम को कम करता है? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, मस्तिष्कावरण शोध, बी ऑप्शन है हृदय रोग, सी ऑप्शन मधुमेह और डी ऑप्शन है इबोला। तो यह जो आपका प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हृदय रोग। ठीक है, यहाँ पर हृदय रोग आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झिल्लीदार गर्दन यानी जिसको वेब्ड नेक कहते हैं, इसका अभिलक्षण क्या है? ए ऑप्शन है डाउन संलक्षण, बी ऑप्शन टर्नर संलक्षण, सी ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर संलक्षण और डी ऑप्शन है आपका क्री डू चेट संलक्षण। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टर्नर संलक्षण। ठीक है, झिल्लीदार गर्दन जो होती है इसका अभिलक्षण क्या होता है? टर्नर संलक्षण। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? ए ऑप्शन है मार्शल वॉरेन निरेनबर्ग और बी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना को, सी ऑप्शन है कैथरीन एसाफ को, डी ऑप्शन है अर्नस्ट मेयर को। तो यहाँ पर जो 96 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है संघ पेरिफेरा, बी ऑप्शन है संघ टिनोफेरा, सी ऑप्शन है संघ नीडेरिया और डी ऑप्शन है संघ प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ नीडेरिया, यानी जेलीफिश जो होती है वो आपकी संघ नीडेरिया से संबंधित होती है और उसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिड्डा के कान उसके रिक्त स्थान है पर स्थित होते हैं, यानी कहाँ पर स्थित होते हैं? ए ऑप्शन है एंटीना, बी ऑप्शन है पंख, सी ऑप्शन है पैरों में और डी ऑप्शन है आपका पेट पे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टिड्डा के कान जो होते हैं, जो आपका टिड्डा होता है उसके जो कान होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? उसके डी ऑप्शन है, यानी पेट में होते हैं। ठीक है, पेट के प्रथम भाग पर स्थित होता है टिड्डे का कान। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? यानी प्रोटीएज और पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को? तो ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है माल्टेज और डी ऑप्शन है कौन सा है? एमाइलेज। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पेप्सिन। मानव पाचन तंत्र में जो पेप्सिन होता है या पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ए ऑप्शन है ऊर्जा का प्रयोग करना, बी ऑप्शन है रक्त अलापता होने से रोकना यानी रक्त की कमी होने से रोकना, सी ऑप्शन है बैक्टीरिया का विनाश करना और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन करना। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी मुंबई में काला घोड़ा या काला उत्सव मनाया जाता है, मुंबई में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेशलपुत किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो
यहाँ पर ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन गोवा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लेशलपुत नागालैंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका यक्षगान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है, और कुनीता करगा आदि। और यहाँ पर केरल में देखेंगे तो केरल में जो आपका कालियट्टम होता है, पादयानी होता है, थुलाल, ये सभी। और गोवा में कौन कौन से, गोवा में फुगडी होता है, झागोर होता है, खोल होता है, ढकनी होता है। तो इस तरह के जो लोक नृत्य हैं ये सभी ध्यान रखेंगे। और फिलहाल जो लेशलपुत है ये आपका नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी रिक्त स्थान के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, कहाँ से संबंधित थे? ये मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक से संबंधित थे। कौन कौन? भीमसेन और गुराचार्य जोशी। कहाँ से संबंधित थे? कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखते हैं, मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। आपको बताना है कि मेखला चादर जो पहनावा है वो किस राज्य से संबंधित है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, असम से संबंधित है। कौन? मेखला चादर। ठीक है, या जो मेखला चादर है यह मतलब एक पोशाक है, कहाँ की? असम की। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, और डी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। सॉरी, हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही काबुलीवाला पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1956, 1952, 1954, 1963। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1954 में आपका जो भारत रत्न है यह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और यह कला, साहित्य, खेल विज्ञान तथा जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन है बाबा आमटे, बी ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, सी ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, और डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर जो 107 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, यानी जो आपका मैग्सेसे पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे आचार्य विनोबा भावे ऐसे पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1957 में की गई थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इसे प्रत्येक वर्ष जो है 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है? तो ए ऑप्शन है आपका टेनिस, बी ऑप्शन हॉकी, सी ऑप्शन कबड्डी, डी ऑप्शन है आपका निशानेबाजी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हॉकी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सुल्तान अजलान शाह कब आपका किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1967, सी ऑप्शन है 1934, डी ऑप्शन है 1978। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1934, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है वडोदरा, और डी ऑप्शन है नवसारी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ए ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। नील की खेती जो जबरन उनसे करवाई जाती थी उसके
संबंध में वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। तो यह बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने आमंत्रित किया था, और कई तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि राजकुमार शुक्ल जो थे उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? सन 1908 में, सन 1902 में, सन 1990 में, सन 1875 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था 1908 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य किस नाम से जाना जाता है? गरबा के नाम से, बिहू के नाम से, बाउल के नाम से, या विदेशिया के नाम से? तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बिहार का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? विदेशिया। ठीक है, विदेशिया के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए ऑप्शन है इंडियन नेशन, बी ऑप्शन है पंजाब केसरी, सी ऑप्शन है प्रभाकर, डी ऑप्शन है डॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इंडियन नेशन। ठीक है, इंडियन नेशन अखबार का पटना से, मतलब इंडियन नेशन अखबार जो था आपका वो पटना से प्रकाशित होता था। और ये जो पंजाब केसरी है ये लाला लाजपत राय का एक पत्र था। ठीक है, और यह पंजाब से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न